नमस्ते साथियों। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप काइंडली बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे, ताकि मुझे पता चले कि मैं लाइव हूँ। एक्चुअली ये मेरी ज़िंदगी का भी पहला लाइव है। अ, और टेक्नोलॉजी में मैं वैसे ही थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो एक बार आप कंफर्म कर देंगे कि मैं लाइव हूँ तो हम शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक आई एम लाइव। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना? धीमी तो नहीं है? ओके। ओके, आई थिंक आई एम लाइव। अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है बीच में। uh, मेरा नाम ज्योतिर्मय है। मैं असम से हूँ। और आज हम असम के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना के बारे में, और अभी जो कम्युनलाइजेशन, अभी जो पूरा सांप्रदायिक एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट्स आने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं ज्योतिर्मय हूँ। असम से हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। तो असम के मेनली आर्ट कल्चर के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, न्यूज़पेपर के लिए, मैगज़ीन के लिए। एसएमईज में लिखता हूँ, कभी कभी अंग्रेज़ी में भी लिख लेता हूँ। तो आज हम, आपने पोस्टर में शायद देखा होगा कि हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही बड़ा एरिया है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो शायद पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने का एक तो टाइम भी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात है कि मेरा जो रिसर्च है या जर्नलिस्टिक जो काम है मेरी ज़िंदगी में, वो मेनली असम तक ही सीमित है। तो रिसर्च और नॉलेज दोनों असम के बारे में ज़्यादा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कम है। तो मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, असम के बारे में ही ज़्यादा बातें करूँगा मोस्टली। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो कम्युनलाइजेशन का टॉपिक मुझे दिया गया है, उसको भी मैं कॉन्टेक्सुअलाइज करने की कोशिश करूँगा। तो ये सॉर्ट ऑफ पहला डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। दूसरा ये है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, जैसे आपको पता चल गया होगा। क्योंकि अगेन मैं असम से हूँ, और घर में किसी को हिंदी नहीं आती, और स्कूल में भी हिंदी सिर्फ 3 साल पढ़ने का मौका मिला था, क्लास 5, 6 और 7। तो मेरी हिंदी से लगाव बहुत है मुझे, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से मेरी हिंदी के लिए। तो इसकी वजह से बुरा मत मानिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बात का जो जो सार है, जो मेन चीज़ें हैं, वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। जो मेन मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, वो उसके बारे में हम बात कर सके, उसके बारे में एक डिस्कशन हम कर सके, उसके बारे में बहस हो सके। और अगर आपका कोई सवाल है उसके बारे में मैं जवाब दे सकूँ, या मेरी किसी बात से अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि समय बहुत ही ख़राब है, तो उसके बारे में हमको सब मिल के बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और कोई समाधान अगर निकल सके तो उसको निकालने की ज़रूरत है। बहुत अर्जेंसी है एक्चुअली। तो तो अगर मैं कोरोना और कोविड-19 और असम के कॉन्टेक्स्ट में बात करना शुरू करूं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये
जो खराब समय है या ये जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, ये अभी का जो फेज है, ये जो पीरियड चल रहा है, ये असम के लिए कोरोना से शुरू नहीं होता है, कोरोना से पहले ही शुरू होता है। जो लोगों की लोगों की ज़िंदगी जैसे इफेक्टेड हुई है अभी और अभी होती जा रही है, ये कोरोना से थोड़े पहले ही शुरू होता है। और उसी के साथ ये कम्युनलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट या कम्युनलाइजेशन का टॉपिक भी थोड़ा पहले ही शुरू होता है। कोरोना में कंटिन्यूड है ऑफ कोर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो कुछ महीने 7-8 महीने पहले तक हमें वापस जाना होगा इसके बारे में बात करने के लिए। और जैसे कि आपने ऑलरेडी आई एम श्योर आपको समझ आया होगा कि मैं मेनली बात कर रहा हूँ सीए के बारे में, सीए और सीएबी, उसको जो भी आप बोलते हैं इस बिल को। और जैसे सीएबी और सीए के खिलाफ जो पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता ने आवाज़ उठाई, वो दिसंबर में ही शुरू हो जाता है मेनली। और असम में बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वो शायद आपको पता होगा। और सीए के आने तक कम से कम, वैसे असम की हिस्ट्री में तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है, ये आपको पता भी होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे आज। जैसे उल्फा की सिचुएशन हो, या जो क्योंकि असम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, सीमांत पे है, तो उसको लेके अपनी अपनी जो असम की जो प्रॉब्लम या नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो तो रही है पहले से, लेकिन फिर भी लगभग लोगों की एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी अंटिल सीएबी सीए। और दिसंबर में आप अगर सीएबी मूवमेंट के पहले देखें आप, तो आप देखेंगे कि दिसंबर तक जैसे नॉर्मल एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है, आप नौकरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मंडे से आप सैटरडे तक काम करते हैं, फिर आपके पास संडे होता है। ये जो ज़िंदगी है, ये बिल्कुल बिगड़ गई थी कोरोना सीएबी के टाइम। और सीएबी को लेके ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुआ असम में, ये आपको पता है। और इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बताना ज़रूरी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। सीएबी जब ये बिल लाया गया भारत सरकार द्वारा, हम सबको पता है, आई थिंक इसको लेके इसको लेके किसी में डिसएग्रीमेंट नहीं है कि सीएबी एक कम्युनल बिल है, आउट एंड आउट ये सांप्रदायिक बिल है, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये तो हम सब जानते हैं। और ये जो सीएबी सपोर्ट करते हैं वो भी मानते हैं कि ये सेकुलर बिल बिल्कुल नहीं है, और ये संविधान में जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो ये तो एक पॉइंट है कि पूरे भारत में लोगों ने इसके अगेंस्ट, सीएबी के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद की और सड़कों पे आए, रास्ते पे आए और प्रोटेस्ट किया। और असम के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा पहलू भी है, और या एक एडेड रीज़न भी है सीए प्रोटेस्ट के लिए। और ये रीज़न ये है कि जैसे आपको पता है असम कहाँ है इंडिया में, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो सरहद के इस साइड असम है और सरहद के उस पार बांग्लादेश है। तो वो बॉर्डर लाइन को लेके और माइग्रेशन को लेके असम में बहुत सालों से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है। उसी कारण असम में असम मूवमेंट भी हुआ था 79 से लेके 1985। तो असम में एक ये भी इशू था कि अगर सीएबी लागू हो गया, मतलब सीएबी सीए बन गया, जो विधेयक था वो अगर अधिनियम बन गया, तो असम के लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी। ये लोगों को लगा कि जो लोग, क्योंकि अब गैर मुसलमान कोई भी आ सकता है, सिर्फ मुसलमान नहीं आ पाएगा, बाकी कंट्रीज में कोई भी गैर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, अगर वो बोलते हैं कि मैं परसिक्यूटेड हूँ, मतलब मेरे देश में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इंडिया आ सकते हैं और इंडिया में नागरिक बन सकते हैं। तो असम में ये भी था कि अगर बांग्लादेश से लोग आने लगेंगे सिटीजनशिप लेके इंडिया में, तो वो लोग, असम सबसे एक्सेसिबल होगा उनके लिए, क्योंकि असम सबसे पास है। और इतने लोग आएंगे तो एक जो रिसोर्स क्राइसिस है, रिसोर्स का जो प्रॉब्लम है, एक संसाधन का जो प्रॉब्लम पहले से रहा है, गरीब स्टेट है, पैसे नहीं है स्टेट के पास, लोगों के पास लैंड भी कम है, तो नए लोग आएंगे तो कहाँ बसेंगे ये लोग, कहाँ रहेंगे, तो ये भी एक मुद्दा था। तो दो चीजें थी उसमें जिसकी वजह से असम में
बहुत ही एक पावरफुल तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। तो इसकी वजह से और इस प्रोटेस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, आपने देखा ही होगा। प्रोटेस्टर्स कम से कम 5 प्रोटेस्टर्स मारे गए, बहुत लोगों को जेल भेज दिया गया। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम आएंगे क्योंकि वो कोरोना में भी वो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से चालू है। बिल्कुल बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया और प्रोटेस्ट के ऊपर बहुत ही वायलेंट तरीके से क्लैम डाउन किया गया। और उसी से जो है लाइफ बिल्कुल इम्पैक्टेड हो जाती है। असम में फिल्म बनना बंद हो गई और लोगों का काम बंद हो गया, बहुत कुछ चीज़ें तब से बंद हो गई असम में। ये दिसंबर का कॉन्टेक्स्ट है, दिसंबर जनवरी आते आते ये चलता रहता है और मार्च से लेके फिर कोरोना की प्रॉब्लम है। तो हम पूरे जो टाइम है, पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, इसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ। अब आप देखेंगे जब कैब या का लाया गया 2016 में ये एक बिल हुआ करता था, दिस वाज ए बिल। तो और इस विधेयक को लेके क्योंकि लोग परेशान थे, लोग खुश नहीं थे, तो एक कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके नेतृत्व में थे एमपी अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल। और वो जेपीसी लोगों की सुनवाई लेने असम भी आई थी कि लोग क्या चाहते, लोग कैब चाहते कि नहीं चाहते। तो असम भी आई थी सुनवाई लेने और लोगों के साथ हियरिंग की उन लोगों ने। और असम में पर्टिकुलरली पूरा जो ब्रह्मपुत्र वैली है, मतलब ब्रह्मपुत्र के इस पार और उस पार के जितने भी जगह है, एकदम धुबरी से लेके खुदिया तक, पूरे लोगों ने जेपीसी को बोला कि हम सीएबी बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और वो जो असम एकॉर्ड है, असम मूवमेंट से जो असम एकॉर्ड निकला था, उसके भी खिलाफ है। तो ये काफी सारी चीजों के खिलाफ है, एंटी पीपल है, लोगों के खिलाफ है और लोगों के हित में नहीं है, तो हम सीएबी नहीं मानेंगे। ये 2016 में जब बिल आई थी तब लोग बोलने लगे। 2018 में जब जेपीसी असम आई थी, 2018 मई के महीने में आई थिंक, तब लोगों ने उनको बोला कि हम सीएबी होने नहीं देंगे, हम सीएबी नहीं मानेंगे। ये हुई 2018 मई की बात, मतलब आज से 2 साल पहले की बात। लेकिन इस बात का कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर, जेपीसी के ऊपर। और 2019 में ये बिल दोबारा लाया गया और ये अधिनियम बन गया दिसंबर में, ये एक्ट बन गया, ये हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। तो आज की डेट पे, जैसे आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, भारत का संविधान और जो मेन क्लॉज है उसमें सिटीजनशिप या नागरिकत्व का जो रूल है, वो आज के डेट पे सेकुलर नहीं है। और ये जब हो रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था, ये जब हो रहा था दिसंबर में, दिसंबर 11 तारीख को ये बिल पास होता है पार्लियामेंट में। दिसंबर 12 तारीख को भारत के माननीय राष्ट्रपति इस पे साइन करते हैं। और दिसंबर 12 को ही एक और इम्पोर्टेंट चीज असम में होता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात करी। 12 दिसंबर को असम के जो सबसे वेल नोन और इतने साल से असम में काम करने वाले बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, अखिल गोगोई नाम है उनका, उनसे आप लोग परिचित होंगे, उनके नाम से तो परिचित होंगे। अखिल गोगोई अरेस्ट होते दिसंबर 12 तारीख को, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे थे और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से अखिल गोगोई को अरेस्ट किया जाता है। दिसंबर 13 मतलब अगले दिन उनके खिलाफ एक सुओमोटो एफआईआर फाइल होता है चांदमारी पुलिस स्टेशन में। वो एफआईआर की एक कॉपी मेरे पास है, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं जर्नलिज्म करता हूँ, तो एक स्टोरी के संदर्भ में वो एफआईआर मैंने निकाली थी, तो वो अभी पब्लिक डोमेन में भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो उस एफआईआर, वो एक एफआईआर फाइल होता है दिसंबर 13, कोई उसमें कोई क्रिमिनल एक्यूजेशन नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव एफआईआर है, उसकी लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है कि अखिल गोगोई ने ये किया वो किया या इसको मारा उसको मारा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अरेस्ट हो जाते और वो एफआईआर फाइल होता है 13 को। अब आप देखिए इस मामले में गवर्नमेंट, इस मामले में सरकार कितनी फास्ट है। 12 को अरेस्ट, 13 को एफआईआर, दिसंबर 14 को
ये केस असम पुलिस के हाथ से एनआईए के हाथ में चला जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दिसंबर 14 से एनआईए ये केस टेकअप करता है और उनको फिर यूएपीए के अंदर बुक किया जाता है, जो आजकल यूएपीए का मतलब आम यूज होने लगा है। कोई भी सीए, किसी ने भी सीए पे प्रोटेस्ट किया था तो उनके ऊपर यूएपीए डाल दो, तो वो अखिल गोगोई के साथ हुआ। दिसंबर 14 को उनको एनआईए ने बुक कर लिया और तब से लेके आज तक अखिल गोगोई कस्टडी में है। उनके खिलाफ एनआईए कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है आज तक, तो इसलिए उनको काफी बार काफी केसेस से बेल भी मिला है। तो लेकिन जैसे उनको जमानत मिलती है एक केस के लिए, दूसरा केस उनके ऊपर थोप दिया जाता है, या जो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस डिस्ट्रिक्ट से या उस एरिया से, उस पुलिस थाने से लोग आते हैं और उनको दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये होता जा रहा है। तो उनको बेल मिल तो जाता है, लेकिन दूसरे केस के लिए उनको फिर अंदर किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बोला जाता है कि उनका माओइस्ट लिंक है। माओइस्ट लिंक की वजह से 2009 के कोई माओइस्ट लिंक की वजह से उनको अरेस्ट किया गया है और अभी पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में, कभी पुलिस कस्टडी कभी जुडिशियल कस्टडी में उनका इंटरोगेशन चल रहा है इस कनेक्शन में। तो वो माओइस्ट कनेक्शन के ऊपर भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया। एनआईए के पास कुछ नहीं है वो प्रूफ करने के लिए। एक सरकारी अप्रूवर है और उसके अलावा गवाही देने वाला कोई आदमी नहीं है इस माओइस्ट कनेक्शन में। तो ये बिल्कुल एक फ्रेम्ड, मैन्युफैक्चर्ड केस से उनको अंदर किया जाता है और वो अभी भी जेल में। और अखिल गोगोई क्यों इंपॉर्टेंट है असम के कॉन्टेक्स्ट में, ये आप में से बहुत लोगों को पता है। बाकी जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि वो मेनली पेजेंट लीडर है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं उसका नाम है कृषक मुक्ति संग्राम समिति। तो पेजेंट के लिए काम करते हैं, किसान के लिए। आरटीआई एक्टिविस्ट है और करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सालों से, काफी डिकेड से अखिल गोगोई लड़ाई कर रहे हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन भी लड़ाई कर रहा है इसके लेके। काफी बहुत ही दिग्गज, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन के भी काफी घोटाले अखिल गोगोई की वजह से बाहर आया है। लोगों को पता चला है कि कितना करप्शन या कितना स्कैम चल रहा है। तो अखिल, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ अभी की सरकार नहीं, सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार भी अखिल गोगोई को लेके इक्वली परेशान थी। तो ऐसा नहीं कि अब अखिल गोगोई को जेल में डाल दिया गया है, कांग्रेस सरकार भी बार बार अखिल गोगोई को जेल में डालती थी, क्योंकि तब भी काफी सारे वो अखिल केसेस ढूंढ के निकाले थे। पीडीएस का स्कैम हो या कोई सरकारी नौकरी का स्कैम हो, अलग अलग स्कैम वो आरटीआई के थ्रू और काफी आरटीआई और लोगों से पता करके वो पब्लिक डोमेन में रखते थे कि क्या क्या स्कैम हो रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि अखिल गोगोई जेल में रहे और बाहर आके उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो ये है अभी भी। तो आज मैं अखिल गोगोई की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो अखिल गोगोई को जेल में रहते हुए 180 डेज, 180 दिन हो गए हैं, जो कि मामूली बात नहीं है। एक साल का आधा, पूरा 50% वो जेल में ही रहे। जेल में, जबकि पूरे इंडिया में जेल में कोरोना के केसेस पाए गए हैं और कोर्ट भी कह रहा है कि अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है तो शायद उनको कोई रेस्पाइट मिल सकता है। लेकिन अखिल गोगोई जेल में है और एक केस उनके ऊपर चल रहा है। और ये है अखिल गोगोई का कॉन्टेक्स्ट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अखिल गोगोई से और सीएबी से ये शुरू तो होता है, ये कम्युनलाइजेशन का, ये सीएबी है ही एक कम्युनल बिल। तो कम्युनलाइजेशन के खिलाफ लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज बंद करने के लिए अखिल गोगोई से वो शुरू तो हुआ असम में। अभी इस पहले और भी काफी केसेस है, लेकिन इस फेज में अखिल गोगोई के साथ शुरू हुआ। लेकिन अब आप देखिए उसके बाद वो कंटिन्यू है। पहले अखिल गोगोई को अरेस्ट कर दिया गया, फिर उनके और जो साथी थे जो सीए के खिलाफ लड़ रहे थे, बिट्टू सोनवाल,
धुर्जो को और मानस को, और उनको भी अरेस्ट कर दिया गया और वो भी अभी एनआईए के कस्टडी में है और उनको भी बेल नहीं मिल रहा है। केस क्या है क्लियर नहीं है किसी को भी। 2009 में अगर माओइस्ट केस है तो अखिल के अलावा बाकी लोग तो स्कूल में होंगे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अपने स्कूल से शायद एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि अपने स्कूल से ही माओइज्म करते थे असम में, तो ये नहीं पता क्या चीज़ है। लेकिन तो अखिल गोगोई से शुरू होके ये चलता आ रहा है। पहली बात। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कोरोना का टाइम आया, और कोरोना के टाइम भी आप देखिए, जैसे मैंने बोला बाकी लोगों को तो बेल नहीं मिला, लेकिन नए लोग जेल में जरूर डाले गए। कोरोना के टाइम जैसे हमें पता है कि लोगों के पास खाने के लिए खाने की चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, डेथ हो रही है लोगों की कोरोना की वजह से, और भूखमरी की वजह से भी लोगों को लोग मर रहे हैं। तब असम में एक पीडीएस स्कैम की खबर मिली और दो एक्टिविस्ट ने, उनका नाम है होनेश्वर नरोह और प्रणब दोले, तो उन्होंने कंप्लेन किया आई थिंक अप्रैल 6 को, इसी साल अभी अप्रैल 6 को उन्होंने कंप्लेन किया कि एक पीडीएस स्कैम हो रहा है, तो गवर्नमेंट इंक्वायरी करे और 800 क्विंटल चावल, जो चावल लोगों को नहीं मिल रहा है खाने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से। तो 800 क्विंटल चावल गायब है, नहीं है, और ये एक स्कैम है, तो इसके खिलाफ उन लोगों ने कंप्लेन किया। वो दोनों एक जिपाल बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और मेनली पेजेंट के लिए काम करते। और जैसे अप्रैल 6 को उन्होंने कंप्लेन किया कि शायद ये एक स्कैम है, तो आप इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि राइस गायब है, जो लोगों का राइस है, लोगों के लिए है, राशन है। और अप्रैल 7 यानी अगले दिन उनको एक पुराने केस में, बहुत पुराने केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप देखिए कि ये तो ऐसी बात हुई ना, जो शूटिंग द मैसेंजर वाला, कि आप दूध को गोली मार दो क्योंकि उन्होंने खबर लाई है कि कोई करप्शन हो रहा है, तो उन्हीं को आप गोली मार दो। तो वैसे ही हुआ और उनको अरेस्ट किया गया। और तो ये चल रहा है कोरोना के मामले में कि अरेस्ट कम नहीं हो रहा है, अरेस्ट बढ़ रहे हैं। और आप अगर आवाज उठाएंगे कोई गवर्नमेंट की कमी के खिलाफ, या आप बोलेंगे कि आप में कमी है, ये खामियां हैं, आप सुधारिए, तो गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है। और तो इसमें बस मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो CAB और उसके बाद बाकी करप्शन के बाकी जब आप कोई करप्शन या कोई घोटाला गवर्नमेंट का, आप उसके बारे में बात करेंगे पब्लिक फोरम में या कंप्लेन करेंगे, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि अच्छा ये तो न्यूज़ है, ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा, मैं यही बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा सोचें इस राय के बारे में या आपकी ये पोजीशन के बारे में। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहा है, कोई राइट टू फूड के बारे में बात कर रहा है, और उनके साथ अगर ये हो रहा है, तो कल ये आपके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। क्योंकि ये तो रेडिकल बातें भी नहीं है ना, ये तो सिंपल बातें हैं कि लोगों को चावल चाहिए या खाने की चीज़ें चाहिए, या CA कम्युनल है, तो ये सब तो फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर ये बोलने के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है या आपको थ्रेटन किया जा रहा है, तो NIA जब अरेस्ट नहीं करती तो वो फिर अपने ऑफिस में लोगों को सामन करके ले जाती है और इंटरोगेट करते हैं, दिन भर सवाल करते हैं और फिर आपको जाने देते। तो ये थ्रेटन करने के भी तरीका है, वार्निंग का तरीका है कि आप दोबारा ये मत कीजिए, या अगर पब्लिक फोरम में आप करप्शन की बात कर रहे हैं या सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो मत कीजिए, नहीं तो आपको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। तो ये एक माहौल चल रहा है। और इसका कोरोना के साथ ये रिलेशन है क्योंकि कोरोना को शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है, उसको एक ढाल की तरह यूज किया जा रहा है कि लोग कोरोना के साथ बिजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का काम चल रहा है, तो उसी में आप जो है
ये बाकी लोगों को अरेस्ट करो, और ये पूरे इंडिया में हो रहा है। सफूरा का केस हम जानते हैं, देवांगना जो भी असम से है, दिल्ली में रहती है, उनका केस हम जानते हैं। तो ये पूरे इंडिया में हो रहा है कि जितने भी सीए प्रोटेस्टर्स है उसको आप अंदर करो, उसको जेल में डालो, उसके ऊपर केस डाल दो, क्योंकि लोग कोविड-19 के साथ बिजी है, तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ये सब चल रहा है। तो जितना भी डिसेंट का वॉइस है, डिसेंट की जितनी भी आवाज है, उनको दबा दो, उनको हमेशा के लिए साइड कर दो। ये असम में भी हो रहा है। और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि असम की हर खबर बाहर नहीं आती हमेशा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ये इसलिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप असम के बारे में पढ़े, न्यूज़पेपर्स पढ़े, और ये जैसे स्कैम्स हो रहे हैं या अरेस्ट हो रहे हैं या एडमिन अलग अलग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग काम कर रहा है, लोग जो एंटी पीपल है, जो आम आदमी के खिलाफ है, तो वो आप पढ़िए, जानिए। असम का कभी कभी अलग अलग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाता है असम में, जैसे मैंने बताया आपको सीए के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि हम सब लोग एक साथ मिलके अपनी आवाज़ उठाए, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा, या हम सरवाइव कर पाएंगे एज ए नेशन, एज ए डेमोक्रेटिक नेशन। नहीं तो ये नहीं होने वाला है। तो ये है मेन अभी तक का जो 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 पॉलिटिकल चीज़ें अभी तक हो रही है। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं उसको सॉरी, थैंक यू। ओके, तो ये CAB और कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में अभी असम में एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। और केसेस, एज वी नो, ऑफ कोर्स केसेस बढ़ रहे, केसेस असम में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये तो एक है ही, लेकिन ये मेडिकल इमरजेंसी है। और आप देखिए, जब मेडिकल इमरजेंसी का ये टाइम है, जब लॉकडाउन चल रहा था, या अभी ये इमरजेंसी, लगभग इमरजेंसी लाइक एक सिचुएशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि मेडिकल फैसिलिटीज बनाए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाए, जो हॉस्पिटल बनाए। लॉकडाउन के टाइम लोग लॉकडाउन पे है, ऑफिस नहीं जा पा रहे, काम नहीं जा पा रहे, एसेंशियल सर्विस के लोग लगे हुए हैं, हेल्थ सर्विस के लोग लगे हुए हैं। तो ये टाइम इस काम में यूज करना चाहिए था कि मेडिकल फैसिलिटीज बने, हॉस्पिटल्स बने, हॉस्पिटल फ्री हो, लोगों को सुविधा मिले। और अगर बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा, कोरोना के केसेस कंटिन्यू रहेंगे, तो लोगों को जो है अच्छी ट्रीटमेंट मिले हॉस्पिटल में। तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो टाइम यूज करना चाहिए था सरकार को, पूरे गवर्नमेंट को लग जाना चाहिए था, वो टाइम दूसरी एंटी पीपल चीजों में यूज हो रहा है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक चीज है। और ये बहुत सारा सवाल भी इसमें ये खड़ा कर देता है कि सरकार किसके लिए काम कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है कि किसी और के लिए कर रहा है। ये सब सवाल भी उभर के आता है, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल क्लैमडाउन की बात अभी हमने की, और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है असम में राइट नाउ, बहुत ही रिसेंट टाइम में, पिछले 2-3 हफ्ते में। उसके बारे में भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो ये कि अभी हाल ही में असम में जो दिहिंग पाटकाई रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में कोल माइनिंग के लिए परमिशन दी गई है। ओपन कास्ट कोल माइनिंग, यानी कोयला खनन के लिए परमिशन दिया गया है, ओपन कास्ट कोल माइनिंग। और ये सुनने में बहुत ही सिंपल चीज़ लग सकती है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स
दिहिंग पटकाई एक पहले तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके आसपास का जो एरिया है वो एलिफेंट रिजर्व है और उसके भी आसपास का जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। और ये पूरा जो एरिया है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये इसमें जितने बर्ड्स एनिमल्स है दिहिंग पटकाई एरिया में, वो शायद पूरे इंडिया में भी किसी बायोडाइवर्सिटी एरिया में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो ये दिहिंग पटकाई में अब सरकार ने क्या अलाउ किया है, इलीगली तो चल ही रहा था, अब सरकार ने ओपन कास्ट कोल माइनिंग का परमिशन दे दिया है। और इसको लेके डिस्पाइट कोरोना तो चल ही रहा है, डिस्पाइट कोरोना लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का सवाल है। और देखिए दुनिया में सिर्फ इंसान से तो दुनिया नहीं चल सकती, मतलब इंसान से तो ये ग्रह नहीं चल सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी ये अगर ओपन कास्ट कोल माइनिंग अलाउ हो गया तो जो एलिफेंट कॉरिडोर है फॉर एग्जांपल वो भी नहीं रहेगा। तो एक एक करके जितनी भी स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हमेशा के लिए असम से, उस एरिया से, या कुछ कुछ स्पीसीज के साथ पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा। तो वो एक मेन मुद्दा था और इसको लेके लोगों ने आवाज उठाई कि अगर कोरोना है, इमरजेंसी है, तो सरकार का अटेंशन इसमें है कि ओपन कास्ट कोल माइनिंग जो है उसको अलाउ किया जाए। और अभी क्यों इतनी अर्जेंसी क्यों है ओपन कास्ट कोल माइनिंग के लिए? ये अर्जेंसी, ये जो इमीडिएसी है इसको करने का, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने का, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतना अर्जेंट क्यों है। वो आप बाद में लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लोगों की राय ले सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ जो लोग रहते हैं उनका हक है, वो वहाँ रहते हैं। ये असम का फॉरेस्ट है, असम के लोगों का फॉरेस्ट है, तो उनकी बातें आप सुनिए, उसके बाद कीजिए आपको जो भी करना है। तो ये एक चीज हुआ बायोडाइवर्सिटी पार्क को लेके, और ये नंबर 1। और उसी के साथ साथ ये हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ चेंज करने की बात कर रहे हैं और लॉ पास करने की बात कर रहे हैं फर्टिवली, जब लोगों को पता ना चले, लोग बीमारी के साथ बिजी हो। इसमें यह भी हुआ कि टी ट्राइब लेबर लॉ चेंज करके टी गार्डन लेबरर्स, जो चाय बागान के मजदूर है, उनके जो वर्क आवर है वो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए गए हैं, 8 आवर से 12 आवर। अब 12 आवर क्यों गलत है, इसके बारे में बात करने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 8 आवर स्टैंडर्ड रेट है दुनिया का, हमें सब पता है, ILO मैंडेटेड स्टैंडर्ड रेट है। और 12 आवर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मजदूर को 12 आवर के लिए पैसे मिलेंगे, 12 आवर की सैलरी मिलेगी। तो ये एक मेन चीज है, तो इसके लेके भी जोरदार प्रोटेस्ट हुआ असम में। लेकिन ये देखिए कितना एक इनह्यूमन काम है कि जब कोरोना चल रहा है तब कोई एक्सक्यूज दिखा के आप बोलो कि 8 आवर वर्क डे को हम 12 आवर वर्क, जबकि हम सब जानते हैं, जो इनफैक्ट पर्टिकुलरली कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम करो, कोई भी अगर गवर्नमेंट में आप परमानेंट नौकरी नहीं कर रहे हो, तो 8 घंटे का काम वैसे भी 8 घंटे में कभी खत्म नहीं होता है, आप 8 आवर से ज्यादा ही काम करते हो। तो 8 आवर अगर 10 या 11 आवर बनता था, अब अगर 12 आवर मैंडेटेड है, आप सोच सकते हैं कि वो आदमी एक्चुअली कितना टाइम काम करेगा फैक्ट्री में या फील्ड में। तो ये लॉ भी एक चेंज किया गया। तो ये कोरोना के टाइम ही हो रहा है, ये लॉ चेंज होता है, लोग अरेस्ट होते हैं। दिहिंग पटकाई में आप ओपन पिट माइनिंग अलाउ करते हो, ये एक साथ हो रहा है सब कुछ, और 2 महीने के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है दिहिंग पटकाई में अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इलीगल माइनिंग तो पहले से ही चालू है, तो उसके खिलाफ उस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। वो बहुत बड़ा नेक्सस, लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा नेक्सस है, तो उसके बारे में भी विस्तार से बात करने की ज़रूरत है बाद में। और जब ये सब चल रहा है, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, अभी वेरी रिसेंटली एक दूसरी कैलमिटी, एक दूसरी मुसीबत अभी असम के लोगों के सामने है। वो है कि
असम में एक ऑयल फील्ड है बागजान करके, बागजान ऑयल फील्ड में अभी ऑयल लीकेज प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उस ऑयल फील्ड में जो तेल का वेल है उसमें अभी लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हुई थी मई 27 को ही। काफ़ी टाइम हो गया लीकेज की प्रॉब्लम शुरू होते हुए, लेकिन गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम के ऊपर काबू नहीं पाई। गवर्नमेंट उस सिचुएशन के ऊपर काबू नहीं पाई और बोलती रही कि नहीं हम कर रहे हैं, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज जाके उसमें ब्लास्ट हुआ, अभी 2 घंटे पहले की बात है। आप अगर गूगल भी करके देखेंगे बागजान ब्लास्ट, तो अभी तो हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया है, जबकि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गई है, लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। तो अब ब्लास्ट हुआ, और इतने दिन मई 27 से आप देखिए आज तक, क्योंकि ऑयल, ओएनजीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाया। तो आज जाके ये ऑयल फील्ड में ब्लास्ट हुआ है, लोग इवैक्यूएट हुए हैं। आप अगर इवैक्यूएशन की फोटोज देखेंगे तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। और अभी भी सीएम बोल रहे हैं कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंकफुली कोई डेथ की खबर या कोई इंजरी की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन लोग इवैक्यूएट हो गए हैं और वहाँ से बिल्कुल स्मोक निकल रहा है, और सरकार के लोग हैं। तो ये भी एक चीज़ आप देखिए कि कितनी लापरवाही है कि मई 27 से लेके आज तक एक जो इतनी डेंजरस प्रॉब्लम है लोगों की ज़िंदगी को लेके, लोगों की ज़िंदगी के लिए डेंजर है, ये भी ये सोल्यूशन नहीं सरकार निकाल रही थी। और आज जाके ये हुआ कि लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं उस एरिया से, और अब हमें देखना है कि सरकार कैसे सोल्व करती है। और ऑलरेडी कोरोना है, उसके ऊपर अगर आपको अपने घर से मतलब घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम में उस पूरे एरिया के लोग गुजर रहे होंगे अभी इस वक्त। बाकी थैंक यू। कुछ कमेंट आया है। लाल सलाम साथी। ठीक है, तो अगर हम अभी थोड़ा कोविड-19 सिचुएशन, डायरेक्ट अगर कोविड-19 की ही बात की जाए, तो एक तो लोगों का मानना है, बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग बोल भी रहे कि कोरोना एक इक्वलाइजर है, एक तरह से एक लेवलर है। क्योंकि मतलब अमीर लोगों को भी कोरोना हुआ है और गरीबों को भी कोरोना हुआ है। हर क्लास, हर किस्म के मतलब लोगों को, या दुनिया के हर हिस्से में कोरोना, हर हिस्सा कोरोना से प्रभावित हुआ है। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कोरोना एक लेवलर है एक तरह से, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। और काफ़ी सारे रिसेंटली मैं आजकल सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, लाइव पे है, लाइव में हो या वेबिनार में हो, और बहुत लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि कोरोना डेफिनेटली इक्वलाइजर तो नहीं है। और इक्वलाइजर इसलिए नहीं है, मैं असम के कॉन्टेक्स्ट में भी 1-2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन इक्वलाइजर इसलिए नहीं है क्योंकि हर प्रॉब्लम में जैसे होता है, कोरोना की प्रॉब्लम के साथ भी जो लोगों के पास थोड़े पैसे हैं, जो लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, 2-3 बार टेस्ट कर सकते हैं, कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, या अगर काम पे नहीं भी जाते तो बैंक में थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, तो उनके लिए तो कोरोना कम प्रॉब्लम होगी ना, एज अगेंस्ट दोस्त जिनके पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं है, और जिनका रोजी रोटी ऐसे चलता था कि आप अगर काम पे जाएंगे सुबह तभी आपके पास पैसे आएंगे, और तभी आप, जैसे मैंने बोला, तभी आप घर चला पाएंगे, खाना खरीद पाएंगे, बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, घर का रेंट दे पाएंगे। और इसमें एक ये भी बात है, क्योंकि लोगों का इनकम तो बंद हो गया है कोरोना में, लेकिन एक्सपेंसेस तो बंद नहीं हुए ना बिल्कुल। जैसे रेंट तो आपको देना पड़ रहा है, रेंट भरना पड़ रहा है, खाना तो खाना है, और चीज़ें महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई है। आप ग्रोसरी में शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा है कि चीज़ें महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई है। बिजली का बिल देना पड़ रहा है,
स्कूल, जैसे मैंने स्कूल की बात करी, स्कूल में फीस अभी भी है, ऐसा नहीं कि स्कूल से फीस रिटर्न ऑफ कर दिया गया है कि फीस नहीं भरना। तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे देने हैं, पैसे चुकाने हैं, मतलब फीस भरना है, बिल पे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और इससे कैसे लोग उभर के निकलेंगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो असम में भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, स्टोरीज करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक सीरीज किया था एक मैगजीन के लिए। उसमें मैंने असम के मेनली आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के लोगों के साथ बात की थी कि कोरोना के साथ वो लोग कैसे डील कर रहे हैं, कोरोना के साथ कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और जब मैं उनके साथ बात कर रहा था, ये बात बार बार सामने आ रही थी कि ये ऐसा नहीं कि एक प्रोफेशन इफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री में काम करते, तो ये जो पूरा चेन है, पूरा चेन ही इफेक्ट हो रहा है। मैं म्यूजिशियन के साथ बात कर रहा था और फिल्म मेकर के साथ बात कर रहा था रिपोर्ट्स के लिए, जो रिपोर्ट अभी ऑनलाइन है, आपको मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे सिंगर गाना नहीं बना रहा है। असम में बिहू का सीजन था अप्रैल में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, क्योंकि बिहू असम में सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक लाइवलीहुड है। बिहू में लोग गाना गाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, केसेट करते हैं, फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, और बिहू से ही लोग अगले 4-5 महीने के लिए पैसे थोड़े कमाते हैं। तो ये बिहू का टाइम भी इस बार बिल्कुल स्पॉइल हो गया, बिहू नहीं हो पाया। तो रिसेंटली जैसे मैं म्यूजिशियन के साथ बात कर रहा था, वो लोग एल्बम्स नहीं बना पाए, तो म्यूजिक नहीं क्रिएट कर पाए, नया गाना नहीं बना, नई फिल्म्स ऑब्वियसली नहीं बनी, फिल्म्स रुक गई सारी। तो इसके साथ वो सिर्फ फिल्म मेकर या एक्टर या सिंगर ही अफेक्टेड नहीं हो रहा है, पूरा जो चेन है, कैमरा पर्सन है, मेकअप आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, लोकेशन के लोग है, स्पॉट बॉय है, ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाले, ये पूरी इंडस्ट्री, बिल्कुल पूरे इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, और लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और स्टोरीज अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरीज है हर सेक्टर में। तो चाहे वो आर्ट कल्चर सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जैसे मैंने बोला, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, तो आज सबकी हालत बहुत ख़राब है इस देश में, और असम में भी है। मैं रिसेंटली रिपोर्ट्स देख रहा था लोकल न्यूज़ चैनल में, काफ़ी मेरे दोस्त रिपोर्टर्स भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे। इंटरव्यूज़ में देख रहा था लोगों का, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना था, और बहुत ऐसे लोग थे असम में जिनके पास रमज़ान तोड़ने के लिए कुछ खाना नहीं था। तो पूरे दिन के बाद रमज़ान खोलने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए उनके पास कोई फूड नहीं था, कोई खाना नहीं था। तो ऐसी हालत बहुत लोगों की है, और ये कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैंने बोला, ये थोड़ा बहुत क्लास स्पेसिफिक हो सकता है, ये इसका कनेक्शन पैसे के साथ हो सकता है, बैंक बैलेंस के साथ हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी के साथ नहीं है। जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जितने भी समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, सारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और इसलिए कोरोना लेवल है तो डेफिनेटली नहीं है। और इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान निकलेगा, क्या सलूशन होगा, इसके बारे में मुझे लगता है जनता को ज़्यादा, अब जितना पता है उससे ज़्यादा जानकारी मिलने का राइट है। और सरकार क्लियर करे कि क्या सिचुएशन है, कैसे हेल्प करेगी कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आए। इकोनॉमी वैसे ट्रैक पे तो थी नहीं, लेकिन इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आए, और लोगों को काम वापस मिले, लोग अपने काम में वापस जा सके। और जब कोई बीमार पड़ता है, किसी को कोविड-19 इफेक्ट भी करता है, ये एश्योरेंस हमें मिलना ज़रूरी है कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और वो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, तो इसकी वजह से ज़िंदगी नहीं चली जाएगी किसी की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से।
और अगर आपका कोई सवाल है असम के बारे में या मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे। वी आर रियली वरीड अबाउट द बागजान मैसिव फायर। यस, वी आर वेरी वरीड। थैंक यू। मैंने अभी आर्ट एंड कल्चर की बात की। तो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने आर्ट क्रिएट किया है इस प्रॉब्लम में। लोग काफ़ी, जैसे लोगों ने नया गाना लिखा है क्राइसिस के बारे में, होप के बारे में कि हम क्राइसिस से एक ना एक दिन हम क्राइसिस से निकलेंगे और जो नॉर्मल ज़िंदगी है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, वो हमें वापस मिलेगा। तो इसको लेके लोगों ने लिखने की कोशिश करी है, गाना गाने की कोशिश की है। तो क्योंकि वो सीरीज में अगर आप देखेंगे, जो सीरीज मैंने किया था उसका पहला जो था एपिसोड, पहला जो सेक्शन था वो पोइट के ऊपर था। तो मैंने असम के पोइट्स से बात की थी और उनसे ये जानने की कोशिश करी थी कि उन्होंने कोरोना के साथ कैसे डील किया है। कोई पुरानी कविता हो जो वो दोबारा पढ़ रहे, अपनी कविता या किसी दूसरे कवि की कविता, या कोई नया कुछ लिख रहे हैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर मैंने सिंगर से बात की थी और मैंने फिल्म मेकर से भी बात की थी। और जैसे मैंने बोला कि काम तो सब जगह बंद है, लेकिन लोग होपफुल है कि ये क्राइसिस ख़त्म होगा और फिर हम इससे निकल पाएंगे और काम दोबारा से चालू होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक दो कविता पढ़ने की कोशिश करूँगा ख़त्म करने से पहले। फिलहाल आपका कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। और ये कविता, जैसे एक कविता एक असम के बहुत ही मशहूर कवि है मृदुल हलोई, उन्होंने लिखी थी बिपन नटार समय, टाइम ऑफ क्राइसिस का समय। उसका हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास, उनसे मैंने मांगा था तो उनके पास हिंदी अनुवाद नहीं है, तो वो तो खैर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन एक दूसरी कविता मैं पढ़ता हूँ। पूरी कविता तो पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तो उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। कवि का नाम है काजी नील और उन्होंने ये कविता लिखी थी। इसका ये हिंदी अनुवाद है। और जैसे कि मैंने आपको बोला मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि एक दो शब्द आपको समझ में ना आए, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं काजी की कविता की कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, आपको एक पता चलेगा। क्योंकि ये जो दो कविता मेरे पास है, ये दो ऐसी कविताएं हैं जिसमें ये जितनी सारी बातें हमने की, इकोनॉमी की बात, क्लास की बात, मजदूर की बात, लेबर, माइग्रेंट लेबर, पीडीएस, ये सारी बातें एक्चुअली इन कविताओं में आ जाती है। तो इसलिए मैं एक दो कविता पढ़ना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि असम के जो राइटर है वो कैसे कोरोना के बारे में लिख रहे हैं अभी। तो कुछ लाइनें मैं पढ़ देता हूं। मैं अपने हाथों से खींचता था शहर का हर थैला, रिक्शा चलाते चलाते खत्म हो गया मेरा यौवन। इस दोपहर की धूप में मीलों तक चलने के अलावा इस शहर ने मुझे क्या दिया। पिछले 10 दिन से मेरे पेट में खाना नहीं है और यह शहर चैनल बदलते हुए वक्त काटता है। तुम्हारा कोई चैनल मेरे भूख की बात नहीं बताता है, नहीं दिखता है मृत्यु की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम। इस शहर को मैंने बनाया था सोचकर कभी
हंसी खिलेगी यहाँ। वो शहर अब मेरा नहीं रहा। देखो, तुम्हारे शहर छोड़कर जिंदा लाशें एक कतार से चलते हुए जा रहे हैं। इस शहर ने मुझे क्या दिया? इन मेहनती हाथों से मैंने बनाया था इन इमारतों को। मेरे सीने में आघातों के अलावा इस शहर ने मुझे क्या दिया? मैं रहता था तुम्हारे रेल लाइन में, मैं रहता था तुम्हारे सब्जी मार्केट में, मैं रहता था तुम्हारे लेबर पट्टी में, मैं रहता था तुम्हारे स्वीपर कॉलोनी में। मैं आया था 2 मुट्ठी खाने के लिए, मैं आया था 1 कदम जगह के लिए। शहर, क्या तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता यही तक का था? बोलो शहर, मैं आया तो तुम्हारे पास था, अब कहाँ जाओ। ये काजी नील की कविता है और वाहिदा परवेज ने इसको ट्रांसलेट किया था। लास्ट में मैं एक और कविता पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसी के साथ मेरी बात खत्म भी करूंगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं कविता पढ़ने की कोशिश करूंगा। रहना सुल्ताना की कविता है और इसको जाहिदा परवीन ने ट्रांसलेट किया है। कविता का नाम है भात दे माँ। भात दे माँ, नहीं तो खुद का जीवन खा जाऊंगा। माँ, वो जो तेरी पेट में जगह लिया तभी से भूख से कतरा रहा हो। माँ, सच बोल, मुझे पेट में पालते हुए तू कभी पेट भर के खाना खाई थी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। वरना तो तेरे पेट के अंदर भूख से मैं इतना क्यों तड़पता। माँ, सच बोल, मैं जब तेरे पेट में था तुझे कभी अच्छा खाना नसीब हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तो मेरा चेहरा मिर्गी रोगी जैसा क्यों होता? जिस उम्र में वो माँ का दूध पीता है, जिस उम्र में उनके बच्चे हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन पीता है, चॉकलेट केक खाता है, उस उम्र में मैं चावल का मार खाया। माँ, मुझे तो तेरी छाती का दूध भी नसीब नहीं हुई। नहीं, तो उस कारण मुझे गलत मत समझना माँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं, कोई अभिमान नहीं। मैं तो गोद के बच्चे की उम्र से ही बालिग हूँ। तेरे पेट का भूख ने मेरा हक, तेरे छाती का दूध भी सुखा दिया। मैं उसी दिन से समझ गया था। वे पीठ पर बैग लेकर, जूते मोजे पहनकर जब अच्छा कपड़ा पहने स्कूल जाता है, मैं देखता रहता था, सोचता था वे बड़े लोग हैं, वे सुखी लोग हैं। उनको देखकर मुझे भी पीठ पर बैग लेकर, जूते मुझे पहनकर स्कूल जाने का मन करता था। मुझे भी बहुत इच्छा होता था मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन नहीं, मैं समझ गया था मेरा वो हक नहीं है। भूख के आगे कुछ भी बड़ा नहीं, तभी मैं समझ गया था। जिस उम्र में वे स्कूल जाता है, मैं भात पगार में हलीम मास्टर के घर नौकर का काम करता था। सोचा मैं भात पगार का नौकर हूं, अब पेट भरकर खाना खा पाऊंगा। लेकिन ये क्या है, मैं जब खाने बैठता हूं उनका बर्तन खाली हो जाता है। वे बोलते हैं कि मैं राक्षस हूं। माँ, मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को
वही मुझे जन्म से चावल के मार के सिवा मेरे नसीब में कुछ नहीं मिला, इसलिए चावल मुझे बहुत पसंद है। मैं भात पगार का नौकर हूं, फिर भी पेट भर के खाना नसीब नहीं है मुझे, इसलिए नौकर का काम छोड़ दिया। माँ, तूने बोला देश में काम नहीं है, इसलिए खाना भी नहीं है, तो भात के लिए मैं विदेश आया। कितने लोगों के लात घुसा खाकर, दुनिया वालों का ताना सुनकर, महीने के अंत में जब हाथ में वेतन आता है, तेरे लिए पैसा भेजता हूं। मैं भूल जाता हूं सारे कष्ट भरी कहानियां, भूल जाता हूं सब अपमान, गाली गलौज की बातें। पर देख मां, तेरे सुख खुदा को भी गवार नहीं हुआ। देश में कैसा मरने वाली बीमारी आई और इसलिए काम बंद हो गया, बन गया बेरोजगार, खाली हो गया जेब। मां, मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा तेरा कष्ट है। मैं जब पेट में था तब बाबा गुजर गया। 2 साल पहले बड़ा भाई गाड़ी के नीचे आकर मर गया। मुझे मालूम है भाभी के बच्चों को लेकर तेरा मुझसे ज्यादा दुख है। मैं जानता हूं बाहर से पैसे ना भेज सकूं तो तेरा चूल्हा नहीं जलता। सब कुछ जानकर भी मैं बेबस हूं मां, मुझे तुम माफ करना। मां, मेरा यकीन कर, मेरे पास एक वक्त का चावल खरीदने का पैसा नहीं है। घर जाने के लिए रेल का टिकट खरीदूं कैसे? घर का भाड़ा देने में असमर्थ हूं मैं। घर का मालिक भाड़ा देने के लिए धमकी दिया, 2 दिन के भीतर घर खाली ना किया तो पुलिस बुला के मार के भगाएगा। इसलिए खुदा को याद करके खुद का बदकिस्मत साथ लेके पैदल चलना शुरू किया। मेरा शरीर थक चुका है, पाँव नहीं चल पा रहा है। और भी 100 मील दूर है मेरा घर। कभी कभी तेरी याद आती है तो मन में ताकत मिलता है। मन के बल से थोड़ा आगे निकल जाता हूं। लेकिन ये क्या, मेरा रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? मेरा पाँव आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मुझसे और नहीं हो रहा है माँ। मैं जानता हूं एक मुट्ठी भात मिलेगा तो मेरा थके हुए शरीर को ताकत मिलेगी, मेरा पाँव चलेगा, रास्ता छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आखिरी बार बोलता हूं माँ, भात दे माँ। और ऐसा नहीं हुआ तो खुद के जीवन को खा जाऊंगा। तो ये बहुत ही पावरफुल कविता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है इसके बाद। और इस कविता एक तरह से कविता समराइज कर देती है पूरे सिचुएशन को, पूरे क्राइसिस को, और लोगों की जो हालत है अभी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है। तो इसी के साथ मैं अपना लाइफ ख़त्म करूँगा। आप सबको थैंक यू, शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया ये लाइव सेशन। और मैं ये आशा करूँगा कि हम कनेक्टेड रहे, टच में रहे, और एक साथ डेमोक्रेसी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, लोगों के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे अगले टाइम में भी। तो इसी के साथ मैं ये लाइव ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।